क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि भारत का सबसे विशाल साम्राज्य मौर्य वंश अचानक एक ऐसे व्यक्ति के हाथों गिर गया जो कभी उस साम्राज्य की सुरक्षा के लिए खड़ा होता था। एक ब्राह्मण सेनापति जिसने एक रात में इतिहास बदल दिया। 185 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र। एक हत्या और एक नए युग की शुरुआत। यह कहानी शुरू होती है 185 ईसा पूर्व से, जब मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ मौर्य अपनी ही सेना के सामने एक निरीक्षण कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसी सेना का सेनापति पुष्यमित्र शुंग आज उसके जीवन का अंतिम अध्याय लिखने वाला है। और अचानक एक संकेत मिलता है। सेना का घेरा बदलता है और पुष्यमित्र शुंग अपनी तलवार खींचकर बृहद्रथ की हत्या कर देता है। बस इसी एक पल ने मौर्यों के 133 साल के शासन को समाप्त कर दिया। हत्या के तुरंत बाद पुष्यमित्र खुद को पाटलिपुत्र के सिंहासन पर बैठाता है। शुंग वंश की शुरुआत होती है 185 ईसा पूर्व। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, क्या एक सेनापति पूरे साम्राज्य को संभाल पाएगा? पुष्यमित्र का पहला कदम था मौर्यों की तरह केंद्रीकृत शासन न रखकर कई क्षेत्रों को सैन्य शक्ति के भरोसे चलाना। शासन शुरू हुए कुछ ही साल हुए थे कि उत्तर पश्चिम से एक नई चुनौती उठ खड़ी हुई। यवन इंडो ग्रीक आक्रमण। मेनांडर नाम का यूनानी शासक लगभग 180 से 165 ईसा पूर्व के बीच भारत की तरफ बढ़ रहा था। पुष्यमित्र शुंग ने पाटलिपुत्र को बचाने के लिए पूरे साम्राज्य की सेना को एकत्र किया। कहा जाता है गंगा के मैदानों में ऐसी लड़ाएं हुईं जिनकी गूंज वर्षों तक सुनाई देती रही। कई विद्वानों के अनुसार शुंगों ने यवनों को पीछे धकेल दिया, पर कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यवन कुछ सीमाओं तक घुस आए थे। लेकिन सच क्या है? इतिहास आज भी चुप है। पुष्यमित्र शुंग एक आस्थावान ब्राह्मण थे। कई ग्रंथ बताते हैं कि उन्होंने वेदों के पुनरुत्थान का समर्थन किया, लेकिन दूसरी ओर कुछ बौद्ध ग्रंथ उन्हें बौद्ध विहारों का विरोधी बताते हैं। क्या वास्तव में उन्होंने बौद्ध धर्म को दबाया या यह राजनीतिक प्रचार था? 185 से 100 पूर्व के इस काल में सच और अफवाहें इतनी मिल चुकी हैं कि असली कहानी आज खोजे जाने का इंतजार कर रही है। 148 ईसा पूर्व पुष्यमित्र की मृत्यु। अब सत्ता उनके पुत्र अग्निमित्र के हाथों में आती है। अग्निमित्र, जो विद्वान और कलाओं के संरक्षक माने जाते थे, उन्हीं के शासन में कवि कालिदास ने अपने प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निमित्रम लगभग 100 ईसा पूर्व में उनका जिक्र किया। परंतु जितनी तेजी से शुंग वंश उठा था, उतनी ही तेजी से वह टूटने लगा, क्योंकि साम्राज्य को भीतर से छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया गया था और हर राजा अपनी ताकत बढ़ाने में लगा था। अग्निमित्र के बाद आए वासुदेव, वसुमित्र, आंद्रक आदि शुंग राजा। लेकिन साम्राज्य की एक पाट टूट चुकी थी। और फिर आया 73 ईसा पूर्व, जब शुंग वंश के अंतिम राजा देवभूति की उसके ही मंत्री वासुदेव कण्व ने हत्या कर दी। जिस तरह शुंग वंश मौर्यों को हटाकर सत्ता में आया था, उसी तरह अब कण्व वंश शुंगों को हटाकर सत्ता में आ गया। शुंग वंश भले ही सिर्फ 112 साल चला, लेकिन उसकी दो बड़ी विरासतें आज भी जीवित हैं। एक, कला और स्थापत्य, भरूच स्तूप की नक्काशियां, वैदिक परंपराओं का पुनरुत्थान, संस्कृत साहित्य का विकास। 2, राजनीतिक बदलाव। पहली बार भारत में बड़े साम्राज्य के टुकड़े हो रहे थे, क्षेत्रीय शक्तियां उभरने लगी थीं। आने वाले युग में नए साम्राज्यों के लिए मार्ग खुला। शुंग वंश खत्म हुआ, पर भारत की सत्ता की लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि इसके बाद आने वाले थे कण्व, शातवाहन और फिर गुप्त साम्राज्य, जिन्होंने इस धरती की तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी। आपको क्या लगता है? क्या पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश को बचाने के लिए बेहतर शासन किया होता तो भारत का इतिहास कुछ और होता? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी ही भूली बिसरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।